हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बिहाइव से। आपका 4th चैप्टर है जिसके हम फर्स्ट पार्ट में इसके 9 पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका 10th पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टीन फिजिक्स की सबसे कठिन समस्या का समाधान कर रहे थे, his private life was unraveling, उनकी जो व्यक्तिगत जीवन था वह बहुत कठिनाई से गुजर रहा था या कठिनाई में था। एल्बर्ट हैड wanted to marry Mileva right after finishing his studies। तो कह रहे हैं कि एल्बर्ट जो था वो चाहता था कि उसकी स्टडी ख़त्म होने के बाद में मिलेवा से शादी कर ले। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट हिम। तो क्या कह रहा है, परंतु उसकी माता जी होती वो बिल्कुल इसके विरोध में थी। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him। तो क्या कह रहा है कि जो मिलेवा है वो 3 साल बड़ी है उसके बेटे से, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। She was also bothered by Mileva's intelligence। तो क्या कह रहा है, वह कौन, उनकी माता जी, एल्बर्ट की माताजी, जो मिलेवा की इंटेलिजेंस थी, जो बुद्धि थी उसकी, उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्यों थी? क्योंकि दोनों एक जैसे हो जाते, वो भी इंटेलेक्चुअल काम करने वाला है और वो भी इस तरह की दोनों ही जैसे हो जाते तो घर परिवार में कोई देखने वाला ही नहीं होता ढंग से। इसी वजह से वो सीधा परेशान थी। सी इज़ बुक लाइक यू। देखो वही बात कह रहा है कि वह भी तुम्हारी तरह ही बिल्कुल किताब है। हिज मदर सेड, उसकी माता ने कहा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने शादी को एक तरफ रख दिया, मतलब उसने अभी विचार त्याग दिए। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। तो कह रहा है उस जोड़े ने आखिरकार 1903 में शादी कर ली। एंड हैड 2 सन, और उनके 2 बेटे थे। बट a few years later, परंतु कुछ साल पश्चात, द मैरिज फेल्टर्ड, मीन्स जो उनकी शादी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल पाई या बेकार होने लगी। मिलेवा मीनवाइल, मिलेवा इसी दौरान वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो उसके अभिलाषाएं थी वो क्या है, उन्हें खोने लगी थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वह एक नाखुश गृहिणी के रूप में दिखने लगी थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और क्या कह रहा है, लगातार लड़ाई झगड़ों के पश्चात, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। तो कह रहा है कि 1919 में उस जोड़े ने आखिरकार तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड, आइंस्टीन क्या करता है, शादी कर लेता है। हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, उसी साल उसकी कज़न से वह शादी कर लेता है। ठीक है, उसका नाम था एल्सा। नेक्स्ट क्या है, आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसिडर्ड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। तो क्या है, तो कह रहा है कि जो आइंस्टीन का व्यक्तिगत चैप्टर कह सकते हैं, उसके जीवन से कह सकते हैं। तो उसका व्यक्तिगत जीवन है नए संसार, अब नई ख्याति की तरफ चलने लगा था, उदय होने लगा था उसका। इन 1915 में ही हैड पब्लिश हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उन्होंने 1915 में एक अपनी सामान्य थ्योरी पर काम किया, किस पर, जो संबंधता के, परस्पर संबंधता के सिद्धांत पर कार्य किया था, उसको पब्लिश किया उसने। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जो कि जो ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। तो क्या कह रहे, इसी गुरुत्वाकर्षण से इसका जो व्याख्या की है उन्होंने। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that
तो इसका सबूत उन्होंने 1919 में होने वाले एक सूर्य ग्रहण से दिया। इट वॉज एक्यूरेट, यह बिल्कुल सटीक था, सही था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field। तो यहाँ बता रहा है आपको, ये कह रहा है कि जो आइंस्टीन ने पहले से ही यह बिल्कुल गणना कर ली थी कि उसका प्रभाव जो स्थिर तारे हैं उनका प्रकाश सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे विचलित कर दिया गया है, या उसका विचलित कर दिया गया था। ठीक है, तो मतलब उससे पहले से ही उन्होंने गणना कर ली थी उसके जो सूर्य ग्रहण है किस तरह से लगेगा और कब लगेगा। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो क्या है, अखबारों ने उसके इस कार्य की है घोषणा की या उसको बढ़ावा दिया, यह इसको एक साइंस के विज्ञान की क्रांति के रूप में दिखाया गया था। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन ने 1921 में नोबेल प्राइज़ जीता था, और किस क्षेत्र में जीता था, फिजिक्स में। ठीक है, ही वॉज सोल्ड विद ऑनर एंड invitation from all over the world and lauded by the press। तो यहाँ बता रहा है कि उसे हर क्षेत्र से, हर देश से उसके निमंत्रण आमंत्रित किया जाने लगा और उसका सम्मान किया जाने लगा। और जो प्रेस थी, प्रेस से मतलब समझते हैं मीडिया से है, जिसको, और मीडिया भी उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। When the Nazis came to power in German in 1933, जब 1933 में जर्मन में नाजी पावर में आए, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। तो आइंस्टीन ने क्या किया, आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट मीन्स अमेरिका के लिए चले गए। 5 years लेटर, 5 साल पश्चात, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोर। तो यहाँ बता रहा है इसमें, ये कह रहा है अमेरिका के भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में क्या हुआ, एक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से एक अणु बम बनाने की प्रक्रिया को खोज लिया गया था। ठीक है, जिससे कि न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं, उसे बर्लिन में उसे खोज लिया गया। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। तो क्या करा, बहुत से व्यक्ति फासिज्म से मीन्स फासीवाद से भाग गए। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे कि आइंस्टीन गया था, मीन्स जैसे कि जर्मन से अमेरिका चला गया था आइंस्टीन, उसी तरह से और भी वहाँ से भाग गए। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, वे बहुत ज़्यादा चिंतित थे। द नाजीज could build and use an atomic बम। क्या करा, उन्हें एक डर था कि नाजी अब एटॉमिक बम बना लेंगे और इसे यूज़ भी करेंगे, प्रयोग भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका। एट द अर्गिंग ऑफ कलीग्स, अपने साथियों के कहने पर, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को पत्र लिखा। कौन थे उस समय, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वार्न, जब उसने चेतावनी दी थी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस तरह का केवल एक ही बॉम्ब एक्सप्लोर इन अ पोर्ट, किसी पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर देगा, बंदरगाह को तबाह कर देगा। माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो कह रहा है कि वहाँ के आसपास के क्षेत्र को भी है पूरी तरह से तबाह कर सकता है। हिज वर्ड्स
डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, क्या करा है, उसके जो शब्द थे उन्होंने उन पर कोई प्रभाव नहीं डाला। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अमेरिका ने यह गुप्त रूप से इन बमों का निर्माण कर लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। तो कह रहा है कि उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में इन बमों का प्रयोग कर दिया। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। तो कह रहा है आइंस्टीन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेकंड मीन्स डर जाना, हिल जाना, ठीक है। तो इस तबाही से बहुत ज़्यादा वो अंदर तक हिल गए थे, किसी चीज़ को लेकर चिंतित रहना। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन। तो क्या कह रहा है, उन्होंने एक पत्र लिखा था इसमें यूनाइटेड नेशन के लिए, संयुक्त राष्ट्र के लिए, राष्ट्र संघ बना था, यूनाइटेड नेशन बना था जो, उसके लिए एक पत्र लिखा था इस चीज़ के विषय में। इन इट ही प्रपोज टू फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि एक संसार की एक सरकार बनाई जाए, ठीक है। जैसे कि हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, या पहले राष्ट्र संघ था, फिर वो संयुक्त राष्ट्र संघ बना, जिससे कि इस पूरे संसार को कंट्रोल किया जा सके उससे। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, तो क्या कह रहा है, रूजवेल्ट ने उस पत्र को थोड़ा पसंद नहीं किया था। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट द नेक्स्ट डिकेड, परंतु अगले दशक में आइंस्टीन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, क्या है, आइंस्टीन राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रभाव या रुचि लेने लगे, शामिल हो गए उसमें। एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। तो कह रहा है कि उन्होंने यह तरीका निकाला, ये सोची कि किस तरह से जो ये यंत्र बनाए जा रहे हैं या बम बनाए जा रहे हैं उनका प्रयोग किस तरह से शांति और सुरक्षा के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि संसार में शांति बनी रहे। When Einstein died in 1955, द एज ऑफ 76, जब आइंस्टीन 1955 में 76 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन्स एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तो उनके जो संसार ने, पूरे संसार ने उनके इस दिन को या उनकी मृत्यु के इस तरह से सेलिब्रेट किया कि मृत्यु को सेलिब्रेट नहीं किया, मतलब कि कहना है कि उनकी जो कार्य थे उनको एक साइंटिफिक विज़न देने का काम किया था उन्होंने। तो वो एक साइंस के जीनियस व्यक्ति थे, उन्हें एक सम्मान दिया था, ठीक है। तो देखो इसीलिए कहते हैं कि साइंस जितना लाभकारी होती है उतना विनाशकारी भी होती है। यदि न्यूक्लियर बनाने की ये ज़िद ना हुई होती तो शायद इतनी तबाही भी ना हुई होती। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज के इस चैप्टर की सेकंड पार्ट था ये। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। सो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।